आज हम सीक्वेंशियल कोड स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्करेंट कोड मींस पैरेलल कोडिंग पढ़ी थी। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल कोड में हम प्रोसेस के बारे में सीखेंगे कि प्रोसेस को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कॉल करते हैं और कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले तो जैसा हमने पढ़ा कि VHDL कोडिंग जो भी हम कोड्स जो भी हम लिखते हैं वो कॉन्करेंट नेचर में होते हैं, मींस वो पैरेलली सॉल्व होते हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। बट कुछ स्पेशल आप कह सकते हैं सेक्शंस हैं जिनको जो सिक्वेंसली ऑपरेट होते हैं, जैसे कि प्रोसेस, फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पर आज हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों सेक्शन सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं किसी भी कोड के अंदर। जो हम सिक्वेंशियल कोड पढ़ेंगे, जैसा हमने कॉन्करेंट कोड पढ़े थे, तो सिक्वेंशियल कोड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम इनसे सिर्फ सिक्वेंशियल सर्किट्स ही डिज़ाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिक्वेंशियल कोड वी कैन बिल्ड और वी कैन डिज़ाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऑल्सो। ओके, so they are not limited to sequential logic. We can build sequential circuits as well as combinational circuits with the help of sequential code. सीक्वेंशियल कोड को बिहेवियरल कोड भी कहा जाता है। प्रोसेस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंशियल सेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस, फंक्शन और प्रोसीजर ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसेस को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इफ, वेट, केस और लूप। मींस ये चीज़ें आपको आप कह सकते हैं कि जब आप प्रोसेस को डिफाइन कर रहे होंगे अपने VHDL कोड में, तो आपको इफ़, वेट, केस और लूप इनमें से कुछ भी मिल सकता है। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे कि प्रोसेस को कैसे हमने VHDL कोड में डिफ़ाइन किया, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि इन चारों में से कोई एक टर्म वहाँ पर यूज़ किया गया होगा, एंड बाय ए सेंसिटिविटी लिस्ट। तो ब्रैकेट में प्रोसेस के बाद एक सेंसिटिविटी लिस्ट लिखी जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। अ प्रोसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द मेन कोड and is executed every time a signal in the sensitivity list changes. Okay, so इसको हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मेन कोड में इसे लिखेंगे, और जो आपने सेंसिटिविटी लिस्ट डिफाइन की है उसमें अगर कोई भी चेंज अगर आ रहा है, अगर हम बेसिक सा एग्जांपल आपको कहें क्लॉक, तो अगर क्योंकि किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए डेफिनेटली आपको एक क्लॉक चाहिए, तो क्लॉक की अगर वैल्यू चेंज हो रही है, सिंपल अगर आप बात करें 10 की, तो अगर ये क्लॉक है आपकी, तो देखिए इस पर्टिकुलर टाइम T1 पे आपकी क्लॉक 1 से 0 पे मूव की, T2 टाइम पे आपकी क्लॉक 0 से 1 पे मूव की। तो जैसे ही क्लॉक में चेंज आएगा वैसे ही आपके कुछ मेन कोड में कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एंड इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम अ सिग्नल इन द सेंसिटिविटी लिस्ट चेंजेस। ओके, तो अब देखते हैं प्रोसेस के सिंटैक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि किसी भी VHDL कोड को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होगा। तो देखिए प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स हमें यूज़ करना है वो है लेबल, प्रोसेस, सेंसिटिविटी लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंसिटिविटी लिस्ट हम यूज़ करते हैं, देन वेरिएबल नेम, टाइप, रेंज, इनिशियल वैल्यू, अगर आप कोई इनिशियल वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं तो देन आप उस प्रोसेस को बिगिन करेंगे, देन आप अपना कोड लिखेंगे, सिक्वेंशियल कोड, जो भी चीज़ आप डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभी डी फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल समझेंगे। एंड प्रोसेस, कोड लिखने के बाद आप एंड प्रोसेस करेंगे, और देन आपने जो लेबल डिफाइन किया था, जो आपने लेबल यहाँ लिखा था, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इस सिंटैक्स को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इन टर्म्स का क्या यूज़ है। तो देखिए वेरिएबल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, वेरिएबल के बारे में, सिग्नल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, तो अगर आप चाहें तो आप वेरिएबल्स लिखें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करते। ओके, सो ऑप्शनल का मतलब यही है कि वेरिएबल्स को डिफाइन किया भी जा सकता है, डिफाइन नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस के अंदर ही डिफाइन होंगे।
So they must be declared in the declarative part of the process before the word begin as indicated in the syntax above. ओके, सो प्रोसेस के बाद और बिगिन से पहले ही आपको अपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो प्रोसेस, सेंसिटिविटी लिस्ट और उसके बाद वेरिएबल नेम आपको डिफाइन करना है। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। सेकेंड थिंग, द यूज ऑफ लेबल इज ऑल्सो ऑप्शनल। जो यहाँ लेबल आप डिफाइन कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ये भी आपका ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कोड आप अच्छी तरीके से पढ़ें उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। क्लियर? तो अगर आप लेबल नहीं भी डिफाइन कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, नो इशू, कोड आपका सही है, वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, एग्जीक्यूट होगा। एक चीज़ और, जो ये लेबल आप यहाँ नेम देंगे, जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि VHDL के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो उन VHDL के रिजर्व वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करना है। आप लेवल में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट दी VHDL रिजर्व वर्ड्स। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रोसेस का सिंटैक्स क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोसेस को कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, सो हम सिक्वेंशियल कोड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फंक्शन, प्रोसीजर एंड प्रोसेस, 3 सेक्शंस अलग अलग कहीं यूज़ होते हैं आपके, जो कि सिक्वेंशियल इन नेचर होते हैं। चलिए, अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जो मैंने आपको बताया कि हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोसेस के एप्लीकेशन को समझने के लिए। ओके, सो डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी फ्लिप फ्लॉप का नाम डिले फ्लिप फ्लॉप भी होता है। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं। इसमें एक सिंगल इनपुट होता है और एक सिंगल आउटपुट होता है। तो डी पे आपने कोई भी वैल्यू अप्लाई की, 0 या 1, तो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, अगर आपकी क्लॉक ट्रांजिशन हो रही है, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, सो ये क्लॉक का जो रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप की क्लॉक है। सो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। तो एक रीसेट पिन है यहाँ पर, तो जब भी आप रीसेट करना चाहें तो आपकी सारी वैल्यूज़ जो भी हैं वो रीसेट हो जाएंगी और क्यू के अक्रॉस आप अपने आउटपुट को देख रहे हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पर 4 पिन हैं। डी, क्लॉक, रीसेट आपके इनपुट की तरह काम कर रही हैं, क्यू आपके आउटपुट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, कोड लिखते हैं। पहले हम लाइब्रेरी और एंटिटी समझते हैं, उसके बाद हम आर्किटेक्चर में जाएंगे। सो लाइब्रेरी क्या कहता है? IEEE लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है, स्टैंडर्ड लॉजिक 1164.all, कई बार हम यूज़ कर चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। देन आपने एंटिटी डिफाइन की, नाम दिया उस एंटिटी का डी फ्लिप फ्लॉप इज। अब पोर्ट डिफाइन करेंगे एंटिटी में, तो देखिए पोर्ट कौन कौन से हैं, डी, क्लॉक, रीसेट, आपके कैसे पोर्ट हैं, इनपुट टाइप। सो आपने लिखा इन स्टैंडर्ड लॉजिक। सो डेटा टाइप क्या है उनका, स्टैंडर्ड लॉजिक। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड लॉजिक क्या होता है, जिसमें 8 वैल्यूज होती हैं, 8 लेवल्स होते हैं, जिन्हें आप यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए। क्यू आपका आउटपुट है, सो आउट स्टैंडर्ड लॉजिक एंड डी फ्लिप फ्लॉप। सो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है ये मैंने आपको समझा दिया। एंटिटी लाइब्रेरी आपने डिफाइन कर ली। अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की, तो हम कुछ वेव फॉर्म्स की हेल्प से अगर समझने, तो देखिए सपोज ये डी आपका कोई डेटा है, ये डी डेटा है जिसकी वैल्यू 1 है। ओके, कांस्टेंट वैल्यू 1 है। यहाँ पर आपने एक क्लॉक अप्लाई करी जो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इस ट्रांजिशन को, ये क्लॉक एक आई, एक चेंज यहाँ हुआ है, एक चेंज यहाँ हुआ है, एक चेंज यहाँ हुआ है, ये। तो देखिए d की वैल्यू 1 है। जैसे ही आपकी क्लॉक की वैल्यू चेंज होगी, तो जैसे ही आपकी क्लॉक की वैल्यू चेंज होगी, वैसे ही आपको आउटपुट पे इनपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज स्टार्टिंग में आपका जो Q है वो Q 0 है, क्लियर, और D की वैल्यू आपने इनपुट पे 1 अप्लाई कर रखी है। तो देखिए जैसे ही क्लॉक आई, तो क्लॉक जैसे ही अकर होगी,
वैसे ही आपका जो क्यू आउटपुट है वो कहाँ चला जाएगा, 1 पे। नेक्स्ट साइकिल जब आएगी फिर वो इनपुट को चेक करेगा, आपका इनपुट ऑलरेडी 1 है तो वो 1 रहेगा। तो ये इस तरीके से, क्योंकि आपका डी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू सिंपल डी को फॉलो करेगी। तो आइए कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से डी की वैल्यू चेंज भी करके देखेंगे हम। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सो आर्किटेक्चर में क्या हुआ, आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज, अब देखिए आर्किटेक्चर के बाद बिगिन करते हैं। सो हमने बिगिन किया, तो ये बिगिन आर्किटेक्चर का बिगिन है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोसेस का बिगिन अपना अलग होता है। तो आपने यहाँ पे आर्किटेक्चर का बिगिन लिखा। अब प्रोसेस को यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंटैक्स की तरफ जाते हैं। सिंटैक्स क्या कहता है प्रोसेस का, लेबल, जो कि ऑप्शनल है, हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लेबल नहीं यूज किया। प्रोसेस सेंसिटिविटी लिस्ट, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं 2 टर्म्स हैं जो इन चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। एक टर्म है रीसेट और दूसरा है क्लॉक। तो अगर रीसेट भी चेंज होगा तब भी आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, और अगर आपकी क्लॉक चेंज हो रही है तो भी आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अगर रीसेट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपके सारे आउटपुट्स क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि आपने सिस्टम को रीसेट कर दिया। अगर क्लॉक की वैल्यू चेंज होगी 1 0 1 0 तब भी आपका आउटपुट चेंज होगा। तो सेंसिटिविटी लिस्ट का मतलब यही है जो हमने यहाँ पढ़ा अभी सिंटैक्स में, सेंसिटिविटी लिस्ट। तो सेंसिटिविटी लिस्ट का मतलब है कि वो पॉइंट्स और आप कह सकते हैं वो टर्म्स जिससे आपका आउटपुट इफेक्ट कर रहा है, चेंज हो रहा है। सो क्लॉक रीसेट। नेक्स्ट क्या है, बिगिन। सो नेक्स्ट देखिए वेरिएबल नेम ऑप्शनल है, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, हमें यहाँ वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, तो ये टर्म पूरा गायब हो गया, ये लाइन पूरी खत्म। देन बिगिन, सो आपने बिगिन किया यहाँ पे प्रोसेस के बाद, उसके बाद आप अपना सिक्वेंशियल कोड लिखेंगे। ओके, तो देखिए सिक्वेंशियल कोड क्या है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रोसेस यूज करेंगे तो आपको कुछ ये टर्म्स मिलेंगे, वो इफ हो सकता है, वो वेट हो सकता है, केस हो सकता है, लूप हो सकता है। तो वेट टर्म जो है वो जनरली हम डिले के लिए यूज करते हैं। तो देखिए इफ, यहाँ हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इफ। सो इफ कंडीशन, तो इफ एल्स इफ की कंडीशन आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में पढ़ी है कई जगहों पर। सो इफ रीसेट इक्वल टू 1, अगर रीसेट की वैल्यू 1 है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रीसेट, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन क्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो क्यू में आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। सेकेंड कंडीशन एल्स इफ, क्लियर, तो इफ देन दिस, एल्स इफ। सेकेंड कंडीशन कौन सी है आपकी, क्लॉक। रीसेट जब 0 होगा तो डेफिनेटली आपका सर्किट प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तब वो किस कंडीशन को चेक करेगा, क्लॉक को, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी लिस्ट में रीसेट के बाद क्या आता है, क्लॉक। तो क्लॉक में ये पॉजिटिव एज क्लॉक है। पॉजिटिव एज क्लॉक का मतलब जब आपकी क्लॉक चेंज हो रही हो फ्रॉम 0 टू 1, यानी ट्रांजिशन कब होगा या चेंजेस कब आएंगे, जब आपकी क्लॉक 1 होगी। ओके, सो एल्स क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1। तो ये एट्रीब्यूट है, हम सिग्नल एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्लॉक टिक इवेंट इज अ सिग्नल एट्रीब्यूट एंड क्लॉक इक्वल टू 1। तो जब क्लॉक अकर हो रही है और उस क्लॉक की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर, ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। ये टर्म आप कई जगहों पे यूज करेंगे जहां भी आप सीक्वेंशियल कोडिंग कर रहे हैं। सो क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1 दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देन क्यू में जो आउटपुट जो आपका क्यू है उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी आपकी, डी। तो डी की जो भी वैल्यू होगी वो सिंपल कहाँ चली जाएगी, क्यू में। ओके, एंड इफ, तो इसके बाद अगर हम देखें लास्ट में एंड प्रोसेस, तो आपने सिक्वेंशियल कोड लिख लिया। सिक्वेंशियल कोड कंप्लीट करेंगे तो सिक्वेंशियल कोड एंड इफ, तो ये इफ की कंडीशन जो है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपका जो आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब वो यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंड प्रोसेस, तो यहाँ आपने एंड प्रोसेस किया। देन एंड बिहेवियर,
क्लियर। तो ये आर्किटेक्चर को आपने यहाँ पे एंड कर दिया। तो आई होप आपको डी फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल कोड प्रोसेस समझ में आया होगा कि प्रोसेस को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं VHDL मेन कोड में। इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ करी है, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन, और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम क्लॉक को चेक कर रहे हैं। सो क्लॉक अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो तभी हमारा आउटपुट चेंज होगा, क्लियर, अदरवाइज आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम इसे लैब सेक्शन में भी कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर हम इस कोड को लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और सिमुलेट करके देखेंगे कि क्या डी फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने प्रोसेस सेक्शन के बारे में समझा विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।